नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। राज की बात हर्ष के साथ में इस बार हम क्या करेंगे? हमारे करने के लिए तो इतना कुछ दे दिया है। किसने दिया है? भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी। किसने दिया है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने। कुछ बयान, कुछ चर्चा, और सबसे बड़ी बात, अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष देश में भाजपा का कौन? अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में भाजपा का कौन? यानी देश के साथ साथ देश के सबसे बड़े राज्य में भी ये मुश्किल है। शुरू कहां से करें? अब राजकिशोर हैं तो शुरू तो उत्तर प्रदेश से ही करेंगे। उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है आज? कई खबरें हमको 2-3 दिनों में सुनाई दे गई हैं कि पूरा मंत्रिमंडल बदल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष तो बदला ही जाना है। अच्छा, केशव जी भी त्यागपत्र दे रहे हैं। अच्छा, वो कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली रहेंगे कि उत्तर प्रदेश रहेंगे? क्या मतलब चल क्या रहा है? कुछ ज्यादा ही भाजपा में नहीं अचानक मारामारी शुरू हो गई? दरअसल होता क्या है ना हर्षवर्धन, जब कुछ नहीं चल रहा होता है तो ये धींगा मुश्ती और इस तरीके के कंफ्यूजन और भ्रम ये सब चलते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो खासियत है कि लगातार काम करो और सबको काम देकर रखो। अब यहाँ स्थिति क्या हो गई है कि तदर्थवाद और यथास्थितिवाद, कि जो जैसे चल रहा है उसको चलने दिया जाए। और दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद द डिफरेंस की बात करती है और कोशिश भी करती है, क्योंकि उसके ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा एक पितृ या मातृ संगठन अपनी सुविधा के हिसाब से जो आपको समझना हो आप समझ लीजिए, वो उस पर वॉच भी रखता है। लेकिन हो क्या रहा है कि अब अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से संगठन हित, राष्ट्रीय हित, तमाम चीजों को पीछे छोड़कर अब कौन मुझको पसंद है उसके हिसाब से उसकी नियुक्ति, और कौन जो नापसंद है उसको आगे नहीं बढ़ने देना। और हर्षवर्धन ये लगातार होता चला जा रहा है। तो अब ये वैसे तो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में ये रहा है कि शक्तिशाली नेतृत्व होना चाहिए, लेकिन शक्तिशाली नेतृत्व के साथ में क्या वो समावेशी नहीं होना चाहिए? क्या वो फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए? क्या वहां पर कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि पानी प्रवाहमान होने की बजाय वहां पर रुकता हुआ नजर आ रहा है? तो बात पहले उत्तर प्रदेश की, चूंकि आपने कहा है, तो वहां पर अगर हम बात करें तो आप देखेंगे एक ही तरीके की बातें चल रही हो। और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो आप बात तो भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में मुझे अखिलेश को यहां लाना पड़ेगा। इसलिए लाना पड़ रहा है मुझे क्योंकि अखिलेश ने जो पीडीए की राजनीति खेली थी ना हर्षवर्धन, अब वो जो खेलने जा रहे हैं ये पूरी सूचना आ चुकी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास भी और भारतीय जनता पार्टी के पास भी, क्योंकि बहुत ओबीसी की बात हो रही है। और मुझे लगता है कि इस पे आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। ओबीसी और ब्राह्मण का जो गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी को सूट करता रहा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन क्या ये दोनों वर्ग उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं हाशिए पर हैं या नहीं? लेकिन क्या उनको महसूस कराया जा रहा? और राजनीतिक दल क्या है उनको ये महसूस कराने में कामयाब हो रहे हैं? अखिलेश ने इस कमजोर नब्ज को पकड़ते हुए उन्होंने कह दिया है, मुस्लिम और यादव जो माई आप तो हैं अपने भाई, लेकिन अब हमें जो देने हैं टिकट आने वाले समय में 2027 में, वो देने हैं कुर्मी, लोधी और उसके साथ में एससी, एसटी तो नहीं, एससी। इस हिसाब से जैसे इटावा, मैनपुरी जैसी सीटें हैं ना हर्षवर्धन, जहां पर यादव समाज के लोग को टिकट दिया था सामान्य सीटों पर, वहां से भी वो आप देखिएगा एससी कार्ड खेलेंगे। और तमाम जो नंबर इस बार अभी तक होता था कि यादवों को ज्यादा मिलता था, वो दूसरे वर्गों को ओबीसी से मिलेगा। और आप याद करिए कि पीडीए पीडीए करके पूरा खेल हो गया था उत्तर प्रदेश में। तो ये चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए होना चाहिए। लेकिन वहां पर हो क्या रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी वहां पर जो शासन प्रशासन चला रहे हैं वो पुलिस के लिहाज से और जिसको कहें कि माफिया राज खत्म करने के लिहाज से बहुत सारी चीजें ठीक रही, लेकिन संगठन कहां पर है? संगठन में क्या उस तरीके की आपको गति दिखाई पड़ती है? संगठन का वो प्रभाव दिखाई पड़ता है? संगठन में क्या लोग अपने आप को हाशिए पे नहीं महसूस कर रहे हैं? तो ये एक बड़ी समस्या। और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले चुन लिया जाए और उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नहीं चुना जा पा रहा, तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा भी दिक्कत उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? इस चीज के तह में मुझे लगता है जाना पड़ेगा। और अभी केशव प्रसाद मौर्य की जो तमाम तस्वीरें देखी, आपके इलाके का मामला है हर्षवर्धन जी, कहा गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। तो पहले तो मैं कह दूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है नहीं, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सवाल तो उठता है ना भाई, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में ठीक नहीं चल रहा है। अब उसको लाख कोशिश करें,
कोई कहे कि नहीं नहीं सब ठीक चल रहा, लेकिन ठीक चलता तो नहीं दिखता है। भाई योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, उनके बीच में कहाँ सब अच्छा चल रहा है? फिर भारतीय जनता पार्टी का वर्कर कहाँ जा पा रहा है? क्या सरकार और संगठन के बीच में सब ठीक है? अब एक छोटी सी बात मैं आपको कहता हूं, निगम आयोग परिषद इस सब के जो चेयरमैन वगैरह बनने थे, तो 2-3 आपको ध्यान में होगा एक साथ बन गए थे। उसके बाद सबकी सूची बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन सरकार और संगठन के बीच में तालमेल ही नहीं बन पाया। अब अगर ऐसे चल रहा है तो फिर क्या होगा? योगी आदित्यनाथ बिना किसी संकोच के मैं कहूं देश के सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा प्रभावशाली मुख्यमंत्री। लेकिन दूसरी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो अपने आप को सबसे कमजोर पा रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता की सुन कौन रहा है? और आप ये भी सोचिए ना, पिछले कितने समय से भूपेंद्र चौधरी अध्यक्ष हैं, वो निजी तौर पर भले व्यक्ति हैं, लेकिन जरा आप सोचिए उनका प्रभाव कितना है। एडहॉक प्रेसिडेंट के जरिए आप क्या कर लेंगे? 27 के चुनाव में आप जाने वाले हैं, और देखिए 2024 में जो कुछ हुआ, कितना बड़ा झटका था। अगर वो 43 सीटें भाजपा की बढ़ गई होती या 40 सीटें भाजपा की बढ़ गई होती, तो भाजपा की अपने बूते पर सरकार होती। 240 में 40 जोड़ दीजिए, 280 होती है, 272 प्लस होता है। तो नरेंद्र मोदी को अगर आज उनकी सरकार बैसाखी पर है, तो उसकी वजह कौन है? उसकी वजह उत्तर प्रदेश है। 37 सीटें अखिलेश यादव जीतते हैं, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती। सामान्य घटनाक्रम नहीं था, ठीक है। उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ ने अपनी निजी प्रतिष्ठा बनाया, ताकत लगाई, लेकिन इसका मतलब ये हुआ ना कि आपके भीतर में बहुत मारामारी है। और आपको ध्यान में होगा, उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष नहीं तय हो पा रहे थे। तय हुए भी तो पूरे एक साथ घोषित नहीं कर पाए। जगह जगह पर नाना प्रकार के झगड़े, नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, और उसके बाद भी सभी जिलों के जिलाध्यक्ष नहीं घोषित कर पाए। तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए जो अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयाग, ऐसा एक उनका ब्रांड हिंदुत्व है, वहां पर स्थिति है कि आपको संकट हो रहा है। वहां कार्यकर्ता के पास काम खूब है, कार्यक्रम खूब है, कहे क्या है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। अब अगर ये स्थिति है, इतनी प्रचंड सरकार के रहते हुए भी, इतने ताकतवर नेताओं के रहते हुए, तो फिर तो ये सवाल खड़ा करना पड़ेगा। और मैं एक बात और कह दूं, ये जो बार बार चलता है ना, मैं दिल्ली लखनऊ की लड़ाई इसको नहीं कहता हूं। अगर दिल्ली लखनऊ की लड़ाई हो तो दिल्ली तो तय करेगा, तो एक दिन में लखनऊ में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ, लोग बड़ी गलत फहमी है जो मोदी और योगी को सामने रखने की कोशिश की जाती है। ये योगी जी का ही नुकसान कर रहे हैं। अगर आप मोदी योगी की ऐसी कोई स्थिति अगर बनेगी, और अमित शाह ने जो लखनऊ में कहा था कि मैंने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है, और ये तो सब जानते हैं, ये सच है। ये कहानी मैं बता देता हूँ, इसमें मैं कहानी बता देता हूँ, बिल्कुल सच है। और ये मैं बार बार बताता हूं कि क्यों अमित शाह योगी आदित्यनाथ से प्रभावित थे। एक तो जो उनकी जो प्रशासनिक क्षमता थी, जो वहां पर वो मठ में जो करते थे, और दूसरा आपको मैं बताऊं, जिस समय कार्यकर्ता मिल नहीं रहे थे पूर्वांचल में, उस समय योगी आदित्यनाथ का दम था, जो अमित शाह के साथ जो है उन्होंने तमाम लोग को भेजा। और इतना ही नहीं, अमित शाह जब वो बैठे हुए थे, मैं सबको एक घटना बताता हूँ, वो अमित शाह इस बात से बड़े प्रभावित हुए थे। वहां पर खाने की, मतलब जमीन पर बैठ के खाना खाते हैं, आप जानते ही हर्षवर्धन। वहां पर जैसे ही खाने के लिए सब्जी और या रोटी डाली जाने लगी, अमित भाई के आगे हाथ लगाया योगी आदित्यनाथ ने और कहा कि अमित भाई उतना ही खाना लीजिएगा जितना खाना हो, हमारे यहाँ खाना बर्बाद करने की परंपरा नहीं है। ये बहुत छोटी बात आपको लग सकती है, लेकिन प्रभारी महासचिव के तौर पे अमित शाह जब वहां पर गए थे, सबको मालूम था कि अमित शाह वहां पर नीति नियंता हैं। मोदी जी एक तरीके से आंख नाक कान है, लेकिन जो नियम है, जो कानून, उसका अनुपालन करना वो जानते हैं। छोटी सी बात है, ऐसी तमाम और चीजें हैं। तो ये सब चीजें थी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ को जब वहां पर लेकर गए, तो जातियां टूट जाएं, ब्रांड हिंदुत्व आगे बढ़े, और ये अमित शाह का फार्मूला वहां पर काम किया, और 2017 में इसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। नहीं, ठीक बात है। और ठीक है, 2017 में भले योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं थे, उस वक्त बहुत से लोग थे, मनोज सिन्हा, केशव मौर्य, बहुत से नाम चल रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी, अमित शाह और संघ की पूर्ण सहमति से बनाया गया। और उसके बाद हमने परिणाम देखा। 22 का चुनाव तो योगी जी के नेतृत्व में जीत कर ही आए, लेकिन 24 के चुनाव के परिणाम निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्ममंथन का, आत्मचिंतन का विषय है। और मैं फिर कह रहा हूं, जब मार्च के आखिरी सप्ताह में उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष लगभग तय हो गया था, अमित शाह तक एक नाम पर सहमति बना चुके थे, और उसके बाद अगर वो वापस लेना पड़ा, तो इसका मतलब कि कुछ तो बहुत कुछ चल रहा है। और एक बात और, जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात भाजपा करती है, वो ओबीसी ब्राह्मण कॉम्बो है, जिससे वो जिस भी राज्य में सत्ता में आए वो यही है। जब हम ब्राह्मण कहते हैं तो जाहिर है उसमें सवर्ण और ओबीसी यही गठजोड़ होता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय सामाजिक समूह ब्राह्मण है। क्या
उधर भी कुछ बदलाव हो सकता है। और मुझे लगता है कि इसीलिए जब ये जो चर्चाएं चलती हैं ना कि पूरी कैबिनेट बदल जाएगी, उप मुख्यमंत्री बदलेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बदलेगा, सब सारी सरकार बदल रही है, तो वो अनायास नहीं है, ये अफवाह जैसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं मानता हूं मैं कि कोई कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ को बदलने की तैयारी हो रही, तो ऐसा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन हाँ, बड़े पैमाने पर देश में परिवर्तन की तैयारी है और उसके लिए उत्तर प्रदेश का परिवर्तन, उत्तर प्रदेश में जो गड़बड़ियां हैं उसको दुरुस्त करना सबसे जरूरी है। और मुझे लगता है कि उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नहीं तय हो रहा है और उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष के डिले होने से भी आप जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। और एक बात मैं यहाँ पर बता दूं, लगातार एक और नैरेटिव चलाया गया हर्षवर्धन, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत चलाया गया कि चूंकि लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की नहीं चली, उनकी मर्जी पर टिकट नहीं दिए गए, इसलिए चुनावी नतीजे ऐसे आए। अच्छा चलिए, तमाम सीटें थी, अयोध्या में लल्लू सिंह को दे दी गई या तमाम जगहों पर दे दी गई, लेकिन नरेंद्र मोदी का मत प्रतिशत कैसे कम हो गया, राजनाथ सिंह का मत प्रतिशत कैसे कम हो गया? ये तो वो क्षेत्र है जहां पर काम हो रहे थे। तो वो जो वहां पर तमाम दूसरी जातियों के बीच में जो चल रहा है, और मैं फिर कह रहा हूं, हो क्या रहा है उसकी बात नहीं, बात परसेप्शन की मैं कर रहा हूं। जो अखिलेश यादव या कांग्रेस की तरफ से जो व्यूह रचा जा रहा, उसने वहां पर काम किया। इसका मतलब यह है कि वहां पर जो प्रशासन और जो शासन चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये बात तमाम वर्गों के बीच में गई है। जो भारतीय जनता पार्टी का मुरीद रहा है या भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है, उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी हो रही है और कुछ विशेष लोगों को ज्यादा प्रश्रय दिया जा रहा। और ये तो मानना पड़ेगा कि वहां पर जिस तरीके से नौकरशाही हावी है, जिस तरीके से वहां पर बहुत छोटे छोटे अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों के साथ में बदसलूकी की है, वो भी अपने आप में तमाम उसकी मिसालें दिखाई पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज की को नजरअंदाज शीर्ष नेतृत्व तो कर नहीं सकता। हर्षवर्धन जो कह रहे हैं इसका निहितार्थ इसमें समझिए, वो मैं फिर कह रहा हूं, इसमें कार्यशैली बदलने के साथ साथ में वहां पर जो पूरा जो सामाजिक समीकरण का जो एक पूरा मैसेज देना है कि नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में, वो देना पड़ेगा। और उसमें तो योगी आदित्यनाथ का प्रशासन काफी हद तक असफल रहा है। अब आते हैं जरा राष्ट्रीय नहीं, अध्यक्ष एक पर। लाइन और मैं जोड़ दूं, इसको यूं भी समझिए कि अगर ब्रांड योगी इतना बड़ा है तो उसको क्यों भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि ऐसे क्षण हो, ऐसे सवाल खड़े हों, ऐसे बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हों? उन प्रश्नों का उत्तर तो देना ही पड़ेगा और मुझे लगता है कि उन प्रश्नों का उत्तर बहुत जल्द मिलने वाला है। हाँ, क्योंकि देखिए, चाहे डीजीपी बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, हर जगह पर तदर्थवाद ही चल रहा। मतलब आप एक लगातार कोई नियमित बनी एक्टिंग डीजीपी बन रहा है, आप जिस कानून व्यवस्था की खा रहे हैं, ये बड़ी विचित्र स्थिति, चाहे जिसकी वजह से हो रहा है। हाँ। लेकिन ये तो बड़ी चिंता की बात है ना कि आपको पूर्णकालिक उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रमुख तक नहीं मिल रहा है, तो ये भी बड़ी चिंता की बात है। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीजें चल रही हैं। और निश्चित तौर पर ये यूपी का मसला जब संभलेगा तभी देश का मसला संभलेगा। और ये बार बार बात कही जाती है कि यूपी उस इंजन की तरह है जिस पे पूरा देश आगे चलता है। चलिए अब लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी आ जाते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एक बात मैं कह देता हूं, ये आप राज की बात हर्ष के साथ देखेंगे और मेरा अपना अनुमान है कि अगली राज की बात हर्ष के साथ के पहले भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या तो चुन लिया जाएगा या नहीं चुना जाएगा, तो उसकी नामांकन की प्रक्रिया, उसकी चुनाव प्रक्रिया, उसके चुनाव अधिकारी आपको इन दोनों के बीच में, यानी जो ये हफ्ता कल से सोमवार का शुरू होगा, उस हफ्ते में आपको नामांकन प्रक्रिया, चुनाव अधिकारी घोषित हुए जरूर दिख जाए। बिल्कुल, मैं सहमत हूं हर्षवर्धन से। और लेकिन इस पे शुरुआत में करूंगा हर्षवर्धन, अध्यक्ष तो चुना जाएगा, लेकिन अध्यक्ष को लेकर मैंने पिछली बार भी जब आपसे हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो बात हुई थी कि राम बहादुर राय जी ने 2 नाम दिए थे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव। मुझे नहीं लग रहा है कि वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी अपनी जानकारी है और वो जिस तरीके से संघ और भाजपा में उनकी पहुंच है, मैं उसका पूरा सम्मान करते हुए यहां पर ये कह सकता हूं कि मुझे नहीं लगता है कि ये हो पाना अब संभव होगा। और उसके तमाम कारण हैं। बहुत चर्चा हो गई, बहुत चर्चा हो गई। दूसरा ये है हर्षवर्धन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चिंता क्या है, इसको ऐसे समझा जाए। संघ में चाहे मोहन भागवत जी हो या भैया जी जोशी हो या दत्तात्रेय होसबोले जी हो, तमाम लोग, नाम इनके नाम चूंकि आप लोग जानते हैं इसलिए मैं नाम ले रहा हूं, बाकी ऐसे तमाम वहां पर एक तारामंडल है। ये सारे लोग ऐसे, इनका निजी कुछ ना होकर ये है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी का संगठन उतना शक्तिशाली है जो भविष्य में भी जो ये लीगेसी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, जो धरातल था उसको एक अलग मुकाम तक पहुंचाया है, क्या वो आगे ले जाने में सक्षम है? अगर जगत प्रकाश नड्डा जैसा तेजहीन अध्यक्ष फिर रहा
मैं तेजहीन अध्यक्ष कह रहा हूं, उनको लेकर मेरी कोई पर्सनल वो नहीं है, लेकिन वाकई वो अध्यक्ष पद पर मैं ये कह सकता हूं कि जना कृष्णा मूर्ति और बंगारू लक्ष्मण भी उनसे ज्यादा प्रभावशाली थे। वो जी हुजूर जी साहब करने से थोड़ा आगे जाते थे, लगता था कि अध्यक्ष हैं। नड्डा जी बिल्कुल ये सब कर पाने में सक्षम नहीं रहे और संगठन जो है लगातार यहां पर हाशिए पर रहा, ये दिक्कत मुझे मालूम है, आप इसको काटेंगे। थोड़ा कठोर हो रहे हैं राजेश्वर वहाँ नड्डा जी के साथ। हाँ, मैं रहता हूँ कठोर थोड़ा, क्योंकि मैंने देखी कुछ चीजें। सरकार के साथ नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व के साथ नड्डा जी तो बड़ा बढ़िया थे ना, मतलब सरकार और संगठन का तालमेल था, समन्वय था, अलग दिशा में नहीं जा रहे थे। और इस वक्त तो शायद उसी की जरूरत थी कि भाई आपको सरकार के कामों को आगे बढ़ाना है, उस तरह से करना है। ठीक है, लोकसभा चुनाव के समय उनका जो बयान आया वो चिंताजनक था, उसके कुछ दुष्परिणाम भी थे। मुझे लगता है कि शायद उस वक्त की जरूरत थी कि वो ऐसा अध्यक्ष मिले। लेकिन आज मैं भी उसी दिशा में जाना चाहता हूं और वही मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा व्यक्ति जो 3 साल के लिए चुना जाए तो सरकार की तरफ मुंह करके नहीं, पैर करके सोए, मतलब पूरी तरह से संगठन की चिंता करे। और चिंता की असली बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो एडोकिज्म पे चल रहा है, मंत्री भी है, ये भी है। और कितना कठिन है भाई, आप इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतने तरह के कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि वो ज्यादा बड़ी मुश्किल है, उसकी चर्चा ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, देखिए, मैंने जो कहा, मैं फिर अपनी बात पर अभी भी कायम हूं। आपकी बात अपनी जगह सही होगी हर्षवर्धन जी। मैं अपनी बात पर कायम इसलिए हूं क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा जी जो कर रहे हैं वो तालमेल नहीं था। जगत प्रकाश नड्डा जी क्या कर रहे थे, हुक्म बजा रहे थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उनको नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी के खिलाफ खड़े होना था, नहीं, परंतु संगठन में किस तरीके से आगे चीजों को बढ़ाना चाहिए था, उसमें उनकी छाप, उनका प्रभाव होना चाहिए था। वो पूरी तरीके से नाकामयाब रहे इस मामले में। और निश्चित तौर पर संगठन और सरकार के बीच में तालमेल, समन्वय अपनी जगह पर, संगठन की जो अपनी सर्वोच्चता है और संगठन की सेंटिटी, मैं सर्वोच्चता से नहीं कहना चाहता कि सरकार के ऊपर संगठन हो जाएगा, खासतौर से नरेंद्र मोदी जी कोई संगठन से बाहर के नहीं है, परंतु संगठन ने अपनी पहचान खो दी। संघ की चिंता यह है कि नरेंद्र मोदी जैसा चमत्कारिक जो छवि है उनकी और जो पूरा उन्होंने चमत्कार किया है, उसके बाद आखिर क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का, यह चिंता बहुत बड़ी है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके के नेता खड़े हो। अच्छा, एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, इस तरीके के जो तमाम जो लोग निकले थे वो संगठन के प्रभावशाली होने से तो निकले थे हर्षवर्धन। अब मुझे आप बता दीजिए ना कि जब मीडिया विभाग जिस समय अरुण जेटली जैसे लोग प्रभारी हुआ करते थे, महासचिव के अंडर में दिया जाता था, आज की तारीख में, और मीडिया विभाग, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कोई खराब चल रहा है, परंतु आप ये सोचे कि लगातार संगठन वहां पर धीरे धीरे कमजोर होता चला गया और सरकारी तंत्र ही ज्यादा पूरी तरीके से हावी होता दिखाई पड़ा। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चिंता है। इसमें तो ये भी आप मानेंगे ना, आप तो लगातार सरकार और संगठन और राजनीति को कवर करते रहे। जब किसी भी पार्टी की इतने लंबे समय तक सरकार होती है तो सरकारी जो तंत्र होता है वो ज्यादा प्रभावी हो जाता है। ठीक बात है, अभी इसकी चिंता संघ की भी होगी, भाजपा की भी होगी, खुद नरेंद्र मोदी की भी होगी कि संगठन को कैसे मजबूत करें। अगर आगे की बात कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी विकसित भारत एट 2047 की बात कर रहे हो, तो वो कोई अपने कार्यकाल या एक कार्यकाल उसकी चिंता तो नहीं कर रहे हो। बिल्कुल स्वाभाविक। तो मुझे लगता है कि उस तरफ तो ये है। और तेज की जहां तक बात है तो भाई सब अलग अलग तरीके से प्रभावी रहे, नड्डा जी का भी अपना काम होगा। 2 तेज वाले बड़े जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली महामंत्री हैं, सुनील बंसल और विनोद तावड़े, तो इसीलिए कभी कभी उनका भी नाम चलता है कि भाई पावरफुल जनरल सेक्रेटरीज हैं, उनमें से कोई अध्यक्ष बन सकता है। और एक नई पीढ़ी होगी जिसको महासचिव बनाएंगे, उसके नीचे सचिव बनाएंगे। मीडिया डिपार्टमेंट भी बड़े बदलाव की बात की जा रही है, मीडिया के लोगों को सरकार में ले जाने की बात है। तो ये सारी चर्चाएं लगातार हैं। तो हम मतलब इसको हम यूं भी समझ सकते हैं ना कि अगर ये सारी चर्चा, सरकार है, नरेंद्र मोदी जैसा चमत्कारी नेतृत्व है, अभी 29 तक तो कोई खतरा ही नहीं है, सब कुछ सेटल है मामला, उसके बावजूद अगर ये सब चल रहा है तो हमको दूसरी तरह से जरा बात करनी चाहिए। क्या बीजेपी 29 और 29 के बाद की रणनीति पर काम कर रही है? वो वाली राजनीति अब संघ भाजपा आगे कर रहे हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश में इतनी चर्निंग हो रही है, इसीलिए देश में इतनी चर्निंग हो रही है। बिल्कुल यही हो रहा है, यही मैं आपको कह रहा हूं मूल। अगर ये जो 75 वर्ष का मुद्दा, अगर लोग कह रहे हैं कि वो एक मोरोपंत पिंगले जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने आइडियोलॉग और उनके बहुत दिग्गज, जिनकी वजह से संघ ये कहा जाए कि उनके प्राणता स्मरणीय में है, वो
उनकी जयंती पर वो एक कार्यक्रम था, उन्होंने कहा कि 75 साल को लेकर मतलब लोगों को किनारे कर दिया जाता है। अब 75 साल के वो भी हो रहे हैं, मोहन भागवत जी भी हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी हो रहे हैं। उसके बाद एक अलग तरीके की बहस चल गई। हालांकि मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि अभी आज की तारीख में केंद्रीय सरकार में कोई परिवर्तन करने की स्थिति है और करने की जरूरत है, ये मुझे नहीं लगता है। नहीं, लेकिन एक मैसेज तो दे दिया है, और ये मैसेज जो दिया गया है, और संघ को आप जानते हैं हर्षवर्धन जी, वो बहुत सेटल वे में मैसेज देता है। और अभी मुझे लगता है फिलर दिया गया, और ये दिया गया है अध्यक्ष के लिहाज से। मैं थोड़ा खुलकर मतलब बटन होल्डिंग कर रहा हूं, बिटवीन द लाइंस बोल रहा हूं। जो सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने कहा है, इसका मतलब यह है कि संगठन और सरकार में तालमेल रहे, सरकार की पिछलग्गू नहीं होगी, होगा संगठन। ये साफ साफ है। और इसी तरीके से सिर्फ बात अध्यक्ष पर नहीं आएगी, मैं कह रहा हूं अध्यक्ष पर भी आएगी, संगठन मंत्री पर भी आएगी, और उसके बाद किस तरीके की जो टीम बनती है उस पर भी आएगी। और उसमें यह देखा जाना चाहिए कि वाकई किन लोगों में भविष्य की क्षमताएं हैं। और मैं आप ऐसे नड्डा जी को लेकर आप बहुत नरम रहते हैं, आपको लगता है कि मैं बहुत उनके प्रति थोड़ा निर्मम हो जाता हूं। मेरा व्यक्तिगत ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, संगठन में हर्षवर्धन आप किसी के साथ थोड़ी देर बैठ लें, बात कर लें, वाकई देखें कि भारतीय जनता पार्टी जैसे दल, जिसके अध्यक्ष अमित शाह जैसे लोग रहे हुए, लालकृष्ण अडवाणी जैसे लोग रहे हुए, उसमें नड्डा जी ने किस तरीके का योगदान दिया है। वो सिर्फ कुर्सी पर बैठने के बजाय उन्होंने कैसे दूरी बनाकर रखी है, सीधे लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने की बजाय वो सिर्फ मैसेज पास करते नजर आए हैं। इस तरीके का अध्यक्ष इतने बड़े दल में नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वो अभी मंत्री भी हैं, 1 साल से अध्यक्ष का पद भी संभाल लें, किसके साथ न्याय कर पा रहे होंगे, ये भी तो देखने वाली बात है। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो फिलर दिया है, इसको समझने की आवश्यकता है। और ये बात आपकी मैं बिल्कुल सहमत हूं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने देश दुनिया में झंडे गाड़ रखे हैं, लेकिन 2029 भी है, 2029 के बाद भी है। और देखिए एक बात और मैं कहूँ, क्योंकि मोरोपंत पिंगले जी के संदर्भ से भागवत जी ने कहा, मोहन जी ने जो कहा वो कहने का साहस भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही सरसंघ चालक कर सकता है। जो वो कह रहे हैं उस पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो रहे हैं, मोहन जी 75 वर्ष के हो रहे हैं, ये चर्चा हो रही, तो वो भी उम्मीद इस देश को सिर्फ भाजपा और संघ से है कि वो 75 वर्ष पर सुख छोड़ सकते हैं, सत्ता छोड़ सकते हैं, सब त्याग कर सकते हैं। संघ के लोग तो वैसे भी त्याग किए रहते हैं। हालांकि सरसंघ चालक की पदवी वो कोई ऐसी पदवी नहीं कि जिसका कोई टेन्योर हो, जिसका कोई कार्यकाल हो, वो तो जब तय करेंगे तब होता है। लेकिन इसका संदेश क्या है? हिंदू जीवन दर्शन इसी तरह से चलता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूल में, और उस तरह से कहें तो भाजपा के भी मूल में, वही हिंदू जीवन दर्शन है। हिंदू जीवन दर्शन नए लोगों को अवसर देने की बात करता है। हिंदू जीवन दर्शन पीढ़ीगत परिवर्तन को समय के साथ कर लेने की बात करता है। तो मोहन जी के वक्तव्य को उसी तरह से देखा जाना चाहिए। मैं इसको ऐसे नहीं देखता हूं कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने की बात हो रही है, मोहन जी को हटाने की बात हो रही है। लेकिन जब वो ऐसा कह रहे हैं तो ये साहस तब आता है जब सब कुछ छोड़ने की मन स्थिति कभी भी बन जाए, यानी आप वो त्याग कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संघ और भाजपा में बड़े पैमाने पर फिर एक बदलाव की तैयारी। और देखिए, संघ 100 वर्ष का हो रहा है, शताब्दी वर्ष में है। उन्होंने जब मोहन जी ने संघ का नया दिल्ली का कार्यालय बना, झंडेवालान वाला केशवपुरी, वहां जब उन्होंने कहा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कल तक हमारे पास कुछ था नहीं, लोग आलोचना करते थे, आज तो सब हमारे सामने हमारी प्रशंसा करते हैं, आज तो कोई संकट भी नहीं है, संसाधन भी। तब ये संकट बढ़ जाता है। तो शताब्दी वर्ष में संघ वहां तक पहुंचना चाहता है, जब वो कह रहा है कि हम हर घर तक पहुंचेंगे, हर दरवाजे की कुंडी खटखटाएंगे, हर किसी से जाकर हिंदू जो दर्शन है उसकी बात करेंगे। वहां ये 75 वर्ष पर जीवन में आप किस तरफ बढ़ना चाहते हैं, किस भूमिका में रहना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सिंपल स्टेटमेंट नहीं है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कि प्लेन वनीला स्टेटमेंट नहीं है, इसके बहुत निहितार्थ हैं। और उसके लिहाज से अगर आप देखें तो ये सब कुछ एक लाइन में दिखता है। यानी जो अगर एकदम देशज अंदाज में कहें तो सारे घर के बदल डालेंगे, तो ऊपर से लेकर नीचे तक हर तरह के बदलाव की तैयारी हो रही है। और हर कोई जानता है कि संघ हो या भाजपा, वहां कलेक्टिव लीडरशिप काम करती है। इसीलिए आज तक किसी का बेटा, किसी की बेटी वो पार्टी नहीं चलाता है। इसीलिए यहां 20 साल तक लगातार सोनिया गांधी अध्यक्ष नहीं रह पाती हैं। इसीलिए यहां आजीवन मुलायम सिंह, फिर आजीवन अखिलेश यादव, आजीवन लालू जी, फिर तेजस्वी यादव, आजीवन करुणानिधि, फिर स्टालिन, फिर शरद पवार, फिर सुप्रिया, अजीत, ये नहीं हो पाता है।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो एकमात्र पार्टी और संगठन देश का है जिस विचार की बात कर रहा है, मुझे लगता है उस पर बहस होना चाहिए। दुर्भाग्य ऐसा है, प्रधानमंत्री हटेंगे कि नहीं, 75 में संन्यास लेंगे कि नहीं, क्या होगा, क्या मोहन जी और मोदी जी के बीच में कुछ हो गया। अब उनको पता ही नहीं कि मोहन जी और मोदी जी के बीच में कितने अच्छे रिश्ते हैं, और वो दोनों ही प्रचारक हैं। एक कहें कि जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं, दोनों का एक संघायु भी समान बैठे हुए है, हैं। जिसको तो कहते हैं संघायु भी समान है। बिल्कुल, संघायु भी समान है और आयु भी समान है। आयु भी समान है, तो मैंने सिर्फ कहा 6 दिन का संभवतः अंतर है उन दोनों के बीच में। तो मुझे लगता है कि इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत को लेकर जो कुछ सोचता है उस तरफ बढ़ने के लिए ये बयान को देखा जाना चाहिए, उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। देखिए, जो हर्षवर्धन कह रहे हैं उसमें बस एक छोटी सी घटना डॉक्टर केशवराम बलराम हेडगेवार जी की सुना देता हूँ, जो संघ के बिल्कुल संस्थापक हैं, जिन्होंने संघ की स्थापना की। वो नहीं बनना चाहते थे सरसंघचालक, जब बनाया, संगठन बनाया उन्होंने कहा कि मुझसे ज्यादा कोई योग्य व्यक्ति बनना चाहिए। लेकिन जो सामूहिकता की जो बात होती, कैसे उसका जन्म हुआ, उन्होंने कहा मैं तब तक रहूंगा जब तक मुझसे ज्यादा योग्य व्यक्ति नहीं मिल जाता है। और वाकई उन्होंने ये किया। वैसे गुरु गोलवलकर जी दूसरे सरसंघचालक थे, लेकिन वो बड़े आलोचक थे कई मामलों में हेडगेवार जी के, परंतु उनको उन्होंने समय रहते सरसंघचालक बना दिया। तो ये जो छोड़ने की बात है, मुझे लगता है मोहन भागवत भी लगातार यही कहते हैं कि यहाँ जो आ रहा वो देने आए। अब लोग तमाम तरीके से उसकी अपनी व्याख्या करते हैं, परंतु अब इसके साथ में थोड़ा बिहार चल देते हैं। मुझे लगता है कि इस पर चर्चा हो गई। बिहार में भारतीय जनता पार्टी, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हर्षवर्धन जो है कॉन्फिडेंस में दिखाई पड़ रही है, और वो कॉन्फिडेंस नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस है। उनको अगर ये सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और नीतीश कुमार, ये लोगों से अगर उनको लगता है कि इस तरीके से चुनाव निकल जाएगा, मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तेजस्वी जिस तरीके से चीजें चल रहे, वहां पर भी सब कुछ अच्छा नहीं, वहां पर पप्पू को भी धक्का दे दिया, कन्हैया को भी धक्का दे दिया, लेकिन उनकी तरफ जो दिक्कत है उससे भारतीय जनता पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की हम चर्चा कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या चुनौती है। नीतीश कुमार का चेहरा अगली बार मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं होगा, ये ज्यादातर लोगों ने वहां पर मान लिया। उसके बाद क्या, ये बड़ा प्रश्न है। नहीं, मुझे लगता है कि ये प्रश्न ये वाला मैं नहीं मानता हूं। मेरा तो ये मानना है कि दोनों गठजोड़ बहुत कट टू कट लड़ाई में, ठीक है, एनडीए और महागठबंधन। महागठबंधन की अपनी मुश्किलें दूसरी तरह की हैं। वहां तेजस्वी सबका कद काट कर छोटा कर देना चाहते हैं। इस चक्कर में सारी लड़ाई है। पप्पू यादव को जिस तरह से बेइज्जत किया गया, कन्हैया कुमार को बेइज्जत किया गया, और दरअसल पप्पू यादव, कन्हैया कुमार तो हम लोग, वो चेहरा है दिखे गिरे हुए। पप्पू यादव तो फिर भी ठीक है, लेकिन कन्हैया तो मतलब कुल मिला के वो जो है पहले वामपंथियों की पीठ पे लदे रहे हैं, अब कांग्रेसियों की पीठ पे लदे रहे हैं। नहीं, वो तो हर जगह धक्का ही जनता दे रही है उनको। बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये धक्का पप्पू कन्हैया लगा तो हम लोग उनका नाम ले रहे हैं। वैसे तो राहुल को था, राहुल गांधी को। और लालू प्रसाद यादव जिस तरह की राजनीति करते हैं, जब राहुल जी नहीं मानेंगे, बड़ा चलवाया खबर की, अपना प्रदेश अध्यक्ष बना लिया, अपना प्रभारी बना लिया, कन्हैया को नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा दे दिया, तो भाई लालू जी तो अपने तरीके से राजनीति करते हैं, वो कर दिया उन्होंने। ये वाला खतरा ज्यादा बड़ा है। इधर की अगर बात करें तो देखिए, अब यहां कोई किसी को कट्टू साइज करने की स्थिति में नहीं। नीतीश जी जब तक थे तब तक वो करते थे, और वो इस गठजोड़ का बड़ा अंतर विरोध था। अब आप दूसरी तरह से देखें तो आप करीब 32-33% जो लालू जी का या राष्ट्रीय जनता दल का वोट बैंक है वो है, लेकिन उसमें जुड़ेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी के साथ ये सहूलियत है कि उनके साथ जुड़ने के लिए गुंजाइश है, नाम है, चेहरे हैं। और ये आप ठीक कह रहे हैं कि कोई सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इनके बूते नहीं जीतेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैडर आधारित पार्टी है, जिस विचार को लेकर चलती है, उसको मुझे लगता है कि वहां बढ़त हासिल है। और एक बात मैं और कह दूं, देखिए बीजेपी में अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई भी चुनाव के पहले नेता नहीं होता, कुर्सी बैठ जाता है तो होता है। पहले भी मैं एक बार कह चुका हूं, कई लोग तो कुर्सी पर बैठ के भी नेता नहीं बन पा रहे ना। नहीं, अब भजन लाल है, मोहन यादव है, कितने लोगों को मैं आपको सुना दूं। ये आप फिर वही कहेंगे तो अब इस पे भी एक, चलिए अब इसको ये पर समापन करते हैं, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है, इसकी भी बात होने लगती है। लेकिन ये चर्चाएं तो होंगी, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी पार्टी चलती है, किसी भी राज्य सरकार की चलती है, तो इस तरह की चर्चा होती है। सवाल अब यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेकर उस अपनी रणनीति में कामयाब होगी जो 5% का एक, जिसको जंप लेना कहते हैं या नया मतदाता समूह जोड़ना कहते हैं, जो भरोसा, वो क्या कर पाएंगे? और नीतीश कुमार के बाद कौन
क्या उसकी तैयारी बीजेपी कर चुकी है? और देखिए जाएंगे तो नीतीश की लीडरशिप में कलेक्टिव लीडरशिप की बात करेंगे, तो मुझे लगता है मैं थोड़ा सा मतलब मेरा यह मानना है बहुत कट टू कट मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो जितने तरह के दांव चल रहे हैं उन दावों के जरिए वो एक तरह से कहें कि कोई वर्ग उसमें छूटे न, उसमें चिराग पासवान भी उसी तरह से काम करते हैं, उसकी वो कोशिश कर रहे हैं। और शायद थोड़ा सा ही सही, लेकिन वो तेजस्वी यादव से ये गठजोड़ आगे दिखता है। चलिए, दरअसल मुझे लगता है कि अभी ये जो आगे दिखने की बात जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं तो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मुझे जहां से मैं देख रहा हूं अभी ऐसा नहीं दिख रहा है। क्योंकि यहां सबसे बड़ी बात है कि चिराग भी 242 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं, दिलीप जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो अलग विवाद में फंसे हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पीके नाम का जो फैक्टर है जो भी थोड़ा बहुत नुकसान करेंगे, वो ज्यादा नुकसान मुझे भारतीय जनता पार्टी का करते दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहीं पर इसको देते हैं विराम, क्योंकि चर्चा काफी हो चुकी है हर्षवर्धन। और बाकी अगले हफ्ते राज की बात हर्ष के साथ उम्मीद में करते हैं कि अध्यक्ष के नाम के साथ आप चर्चा करेंगे। करें। ठीक, तब तक आ जाएगा। हाँ, चलिए, और तब भी ना आया तो फिर तो भाई दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।